नमस्कार। आज हम भारत के महान राजवंशों के बनने और बिगड़ने की कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसे चक्र की कहानी है जो बार बार खुद को दोहराती है। एक कहानी कि कैसे बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी होती हैं और फिर वक्त की धूल में खो जाती हैं। तो चलिए इतिहास के इस दिलचस्प सफर पर एक साथ निकलते हैं। देखिए, हर बड़े साम्राज्य की, हर राजवंश की अपनी एक दास्तान होती है। पर कभी सोचा है कि इन सब कहानियों में एक बात कॉमन क्या है? आखिर ऐसा क्या होता है कि ये साम्राज्य आसमान की बुलंदियों को छूते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं? आज इसी पहेली को सुलझाएंगे। और इसका जवाब छिपा है अल्फा और ओमेगा के इस कॉन्सेप्ट में। अल्फा यानी कि शुरुआत और ओमेगा यानी कि अंत। हर वंश की कहानी असल में इन्हीं दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक होता है संस्थापक अल्फा, जो एक साम्राज्य की नींव रखता है, और दूसरा होता है अंतिम शासक ओमेगा, जो अपने ही साम्राज्य को ढहते हुए देखता है। और ये जो चक्र है ना, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, हजारों साल पहले। देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारत के महान साम्राज्यों में भी ठीक यही कहानी दोहराई जा रही थी। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। नंदवंश से लेकर ताकतवर मौर्य, गुप्त और दक्षिण के चोल वंश तक, हर नाम एक पूरे युग की शुरुआत और उसके अंत का गवाह है। जैसे महापद्मनंद ने जो साम्राज्य बनाया, उसे धनानंद ने गवा दिया। ठीक वैसे ही सिमुक ने जिस सातवाहन वंश को शुरू किया, वो यज्ञ शातकर्णी के साथ खत्म हो गया। ये इतिहास का एक ऐसा पहिया है जो कभी रुकता नहीं। मौर्य साम्राज्य को ही ले लीजिए। एक तरफ हैं चंद्रगुप्त मौर्य, हमारे अल्फा, जिन्होंने चाणक्य की मदद से भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा किया। और दूसरी तरफ हैं बृहद्रथ यानी ओमेगा, जिनके कमजोर हाथों से वही शक्तिशाली साम्राज्य रेत की तरह फिसल गया, जब उनके ही सेनापति ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत शुरुआत का अंत कितना कमजोर हो सकता है। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्राचीन साम्राज्यों के बाद सत्ता का सेंटर बन गई दिल्ली, और दिल्ली सल्तनत के दौर में तो ये चक्र और भी तेजी से घूमा। यहाँ तो राजवंशों का बदलना जैसे आम बात हो गई थी। यहाँ देखिए, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, लोधी एक के बाद एक आए और चले गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस सल्तनत को शुरू किया, वो मुइजुद्दीन कैकबाद के साथ खत्म हो गई। और बहलोल लोधी के बनाए लोधी वंश का अंत इब्राहिम लोधी ने पानीपत की लड़ाई में हार कर दिया। हर बार एक नया अल्फा एक पुराने ओमेगा की जगह ले रहा था। और अब आते हैं भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और शानदार चैप्टर पर, मुगल साम्राज्य। ये हमारी अल्फा और ओमेगा की कहानी का शायद सबसे बड़ा और सबसे यादगार उदाहरण है। सोचिए, एक तरफ है बाबर, एक विजेता जिसने हिंदुस्तान को जीतकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चला। और दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर, एक शायर और बस नाम के बादशाह, जिन्होंने 1857 में उस महान साम्राज्य को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखा। बाबर की जीत से लेकर बहादुर शाह के निर्वासन तक, ये एक बहुत बड़ी कहानी का आगाज और अंजाम है। जरा सोचिए, जो कहानी बाबर की फौलादी इच्छा शक्ति से शुरू हुई थी, वो बहादुर शाह जफर की बेबसी पर आकर खत्म हो गई। ये सिर्फ एक वंश का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। और ये हमें याद दिलाता है कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहती। तो फिर इन सारी कहानियों से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता का पहिया लगातार घूमता रहता है। जहां किसी का उदय होता है, वहीं किसी और का पतन तय होता है। हमारा पूरा का पूरा इतिहास असल में इन्हीं अल्फा और ओमेगा की अनगिनत कहानियों से ही तो बना है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हर दौर का अपना अल्फा और अपना ओमेगा होता है, तो भविष्य के पन्नों पर किसकी कहानी लिखी जाएगी? इतिहास का अगला अध्याय कौन लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।